हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक द ऑल एग्जाम पर। बिहार दरोगा के 1799 पदों पे जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी परीक्षा के लिए आप यहाँ पे देखेंगे और रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से 30 प्रैक्टिस शीटों का जो पहला वॉल्यूम है यह जारी किया जा चुका है। न्यू बिहार एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 1 में आज हम 12वें प्रैक्टिस शीट को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस शीट तमाम एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 प्रैक्टिस शीट दिया गया है और प्रत्येक प्रैक्टिस शीट में 100 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे 3000 शानदार प्रश्नों का संग्रह आपको मिल जाता है अगर ये सारे प्रैक्टिस शीट आप लगा लेते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि यह जो वीडियो है उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 12वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम वर्ष डैश में भारत के संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? तो यह वर्ष 2009 में इसे अधिनियमित किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। अधिनियमित इसे 2009 में किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसे लागू कब किया गया? तो वर्ष 2010 में किया गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्हें जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। पूछा जा रहा है कि यह वेधशाला इन्होंने कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, महाराजा जवाई जय सिंह ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने और कई अन्य जगहों पे वेधशालाओं की स्थापना की है, जैसे बनारस, दिल्ली, मथुरा और जयपुर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद उसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो उस रियासत का नाम था जूनागढ़। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, लेकिन किन किन राज्यों से गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन से ये राज्य हैं? तो पहला गुजरात, आप इसे देख सकते हैं किस डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। इन स्टेट के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम बताना है। और ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इनके अलावा अगर देखिएगा तो संचालन समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, इन प्रमुख समितियों के कुछ और भी नाम है तथा इनकी अध्यक्षता किसने की थी उनके भी नाम है। तो हम यहाँ पे एक स्लाइड डाल देंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके उन तमाम चीज़ों को आप एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, जवाहरलाल नेहरू जी संविधान के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश के द्वारा लिखी गई थी? किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह महावीराचार्य जी के द्वारा लिखी गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यह यानी महावीराचार्य जी राष्ट्रकूट वंश के अमोस वर्ष के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? अमोस वर्ष के समकालीन थे। और ये अमोस वर्ष किनसे संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो गणित सार संग्रह लिखा गया है वह महावीराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की रचना है, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। ऐसे तमाम पुस्तकें और लेखक के नाम दिए गए हैं। हम आपको यहाँ पर स्लाइड डाल देंगे, एक वीडियो को पॉज करके इन तमाम चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत
25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो इस पुस्तक के राइटर का नाम बताना है, तो इनका नाम है वीरप्पा मोइली। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसके अलावा द रिपब्लिक पुस्तक है, इसकी लेखक जो है प्लेटो है। हैरी पॉटर श्रृंखला की रचना किसने की, इनके लेखक का नाम है J.K. रॉलिंग। दास कैपिटल किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो ऐसे और भी कुछ यहाँ पे पुस्तकें हैं जिनके लेखक हैं। यहाँ पे फिर से हम एक स्लाइड डालेंगे और आप लोग वीडियो को पॉज करके इन तमाम पुस्तकों के लेखकों के नाम आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर यहाँ पे माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा कि हिमालय पर्वत किन किन देशों के साथ लगती है। तो हिमालय पर्वत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो एक पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है, भूटान है, चीन है, नेपाल है और म्यांमार है। इन 7 देशों के नाम फिर से सुन लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, चीन, नेपाल और म्यांमार के साथ भारत जो हिमालय है इसकी सीमाएं लगती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन है, माउंट कंचनजंगा है। और पहला कौन सा हो जाएगा, तो एवरेस्ट पर्वत हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब यानी किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में आप देखिएगा तो ये 1993 में स्थापित किया गया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित हुआ है, लेकिन लागू कब से हुआ है, तो यह 31 जनवरी 1992 से यह लागू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखिएगा तो नीति आयोग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लागू किया गया था। लेकिन नीति आयोग कब लागू किया गया है, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू किया गया है। इसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना जो है वर्ष 2007 में किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को एक बार आप फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ है। उसके बाद 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2007 में की गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में वर्ष 1993 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था, इलाहाबाद में हुआ, लेकिन कब हुआ है अगर डेट पूछा जाए तो 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इनके जन्म तिथि के ऊपर इंडिया में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो इनका वर्णन है संविधान के किस भाग में है, अगर ये देखा जाए तो यह संविधान के भाग 4 में है। और यह कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। राज्यपाल का वेतन जो होता है ये राज्य के, आप देखिएगा, राज्य के संचित निधि से आता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप राज्यपाल का पद का सृजन जो है किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 153 में 153 में राज्यपाल पद का सृजन जो है। और इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसका जो विवरण है वो आर्टिकल 155 में आपको मिल जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पद का जो सृजन है वो 153 में है और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो 155 में है। किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, किससे संबंधित है, तो देश की सुरक्षा, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कुछ राज्यों के कृषि भूमि के सुधार। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधार से संबंधित है। इस अधिनियम की वैधता जो है, प्रथम संविधान संशोधन, इस अधिनियम की वैधता बनी रहे इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
एक पिंड u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे t इक्वल टू आप देखेंगे u/g हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? तो कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे कथन सी जो है यह सही है। गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश, जैसे जैसे आप ऊपर अक्षांश की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, एहसास होगा कि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ रहा है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सांकेतिक कुछ तत्व दिए गए हैं और उनके सांकेतिक अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे चांदी का सांकेतिक वर्ड क्या हो सकता है? तो चांदी का क्या होता है? एजी होता है, यानी चांदी का ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सोना का यू होता है, यानी ये 2। बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे पारा का एच होता है, यानी सी का जो होगा 5 हो जाएगा। और शीशा का क्या होता है? शीशा का पीबी होता है, यानी डी का मिलान किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 5 और डी का 1 हो जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य को कब शुरू किया गया है? राष्ट्रीय प्रणाली वात्सल्य को 18 सितंबर 2024 को शुरू किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य यह क्या है? तो यह योजना मुख्य रूप से 18 साल तक के बच्चों के लिए शुरू की गई है और इस योजना के तहत माता पिता अपने बच्चों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये, कितना रखा गया राशि? 1000 रुपये प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा करने की कोई सीमा नहीं है और यह खाता माता पिता द्वारा अपने बच्चे के लिए 18 साल की उम्र तक संचालित किया जा सकता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के डैश राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। किस राज्यपाल के पद पे ये आए हैं, यानी क्रमांक इनका कौन सा है? यहाँ पे आप तो इनका 42वें क्रमांक पे ये बिहार के अभी राज्यपाल बने हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनके पहले अगर 41वें नंबर की बात करें तो राज्यपाल कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आरिफ मोहम्मद खान से पहले बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर इससे पहले पूछा जाए कि ये आरिफ मोहम्मद खान जी हैं बिहार के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो यह केरल राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, तो 42वें नंबर के राज्यपाल अभी बिहार में कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। 41वें नंबर के राज्यपाल कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो विकल्प बी नहीं सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। तो इसका उद्देश्य इस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 17 सितंबर को हम सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को अक्सर हम लोग विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं, तो उसी दिन पे ये योजना जो है लागू शुरू की गई थी, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस योजना में आप देखेंगे कि कुल मिलाकर 18 प्रकार के व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? तो दिए गए विकल्पों में बृहस्पति ग्रह जो है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बृहस्पति के बारे में कुछ और अन्य तथ्यों को देखें तो बृहस्पति अपने अक्ष पर 10 घंटे में एक चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे 10 घंटे में। और सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो 12 वर्षों में। अगर इसका कंपैरिजन करें अगर पृथ्वी से, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक राउंड पूरा घूम लेती है, लेकिन पूरे सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिनों में ये चक्कर लगाती है। जबकि वहीं पे बृहस्पति एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? 12 वर्ष। इसके अलावा अगर हम व्यास की बात करें जो कि प्रश्न में पूछा गया है, तो जो बृहस्पति ग्रह का व्यास है वो 1,42,984 किलोमीटर है। कितना है? 1,82,984 किलोमीटर बृहस्पति का व्यास है। वहीं पर पृथ्वी का व्यास अगर देखिएगा तो विषुवत रेखा पर 12,756 किलोमीटर है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। और ध्रुव पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया बृहस्पति का व्यास हो गया और ये हो गया
पृथ्वी का व्यास इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बृहस्पति का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से अधिक है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मृदा में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इस फसल का नाम क्या है? इस फसल का नाम है चावल। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जलोढ़ मृदा की बात की गई है, तो जलोढ़ मृदा जो है ये भारत की सर्वप्रमुख मिट्टी है, यानी हर जगह मैक्सिमम जगहों पे आपको ये जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। और मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में आप देखिएगा तो पोटेशियम की बहुलता होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन है? वह देश निम्नलिखित में से भारत है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और उसमें भी देखिएगा तो मुख्य रूप से यह खनिज संसाधन जो है बिहार, झारखंड, राजस्थान 3 राज्यों में पाया जाता है और उसमें से बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लगभग 95% यह कहाँ पे पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। यानी बिहार देश का सर्वाधिक पाइराइट संसाधन रखता है। कितना? लगभग 95% रखता है। तो विश्व में एकमात्र देश तो भारत है ही पाइराइट के लिए, और भारत में भी बिहार सबसे ज़्यादा संसाधन का अपने पास इसको रखता है, 95% रखता है। ठीक है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो पनामा नहर भी है और फेमस नहर है जो कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और यहाँ पे कील नहर जो है ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। कील नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है और कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण देखा जाए, यहाँ पे पूछा गया है स्वेज नहर किन को जोड़ती है, तो स्वेज नहर के निर्माण की बात करें तो इसका जो आरंभ हुआ था निर्माण करना, इसका कार्य कब आरंभ हुआ था? 1854 में। और यह पूरा कब हुआ था? तो 1869 में इसका कार्य संपन्न हुआ था। तो इस प्रकार से स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ठीक है, दर्रा के बारे में पूछा गया है। तो जो जिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसके अलावा बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और इनकी बात करें तो बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा जो है यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, जबकि जो जिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, अर्थात असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि चेन्नई एक प्राकृतिक नहीं बल्कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को जो है वो कुल्टी में स्थापित किया गया था या स्थित है। तो विकल्प कुल्टी, विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो रूस में साम्यवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स यहाँ पे लागू है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या होता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU होता है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में यह युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था और इसमें बाबर ने इसमें राणा संगा को हराया था। खानवा के युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को, और इस युद्ध में बाबर ने राणा संगा को हराया था। इसके अलावा बिलग्राम का युद्ध देख लीजिए, 17 मई 1540 को हुआ था और इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया तथा भारत का शासक बना था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय का
चीड़ या पाइन का जो वृक्ष होता है किस प्रकार का वृक्ष है? तो यह एक कोणधारी वृक्ष है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं तो इस तरह से कोणधारी होती हैं, ऐसे इस प्रकार की इनकी पत्तियां होती हैं। और ये क्यों होती है? क्योंकि जब हिमपात होता है तो हिमपात यानी बर्फ जो होते हैं इन पत्तियों पर गिरते हैं और इनके नुकीले होने के कारण बर्फ जो होता है पत्तियों पर नहीं टिक पाता है और ये क्या होता है, बर्फ नीचे जमीन पर ऐसे गिर जाता है, इसलिए इनकी पत्तियां जो होती हैं वो कोणधारी होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो इसमें आप देखिएगा विकल्प ए जो है यह गलत है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं, यह गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है या प्रच्छेदित नहीं करती हैं, इसलिए कथन ए जो है असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? जब क्लोरोफॉर्म को आप हवा या सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो यह सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके फॉस्फोजिन बन जाता है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन या कलरफुल बॉक्स में या डब्बे में रखा जाता है, उसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली या तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं? इसका जो खंडन है वो वोहलर के द्वारा किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक की अगर नाम पूछा जाए तो प्रथम कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वह क्या है? वह यूरिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा। वोहलर ने सबसे पहले यह बात का खंडन किया था कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं। इसका खंडन वोहलर के द्वारा किया गया था। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम है वेव्स, WAVES। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करना इस OTT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। इसमें रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे कालातीत शो दिखाए जाएंगे, यानी जो पहले शो दिखाए जा चुके हैं उनको इसमें फिर से एक तरह से ताज़ा रखा जाएगा हम लोगों के यादों में। ठीक है, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो आप यहाँ पे देखेंगे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों स्टेट ऐसे हैं जो 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत 3 राज्य क्रमशः मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को, कब? 21 जनवरी 1972 को, 1972 को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था। तब से ये अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाते हैं। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ज्योति रात्रे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देख रेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? तो उस विभाग या उस विभाग का नाम या मंत्रालय का नाम बताना है। तो इसका नाम है दीवाने रियासत। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख दीवाने रियासत के नियंत्रणाधीन थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे दीवान ए इंसा यह शाही पत्राचार विभाग था और दीवाने अर्ज यह सैनिक विभाग था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो इनका नाम है वारेन हेस्टिंगस। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वारेन हेस्टिंगस इकलौते ऐसे वायसराय हैं जिनको कि महाभियोग का सामना करना पड़ा है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इनके जन्मदिन पर ईद अल मिलादुल नबी मनाया जाता है। ये एक पर्व है जो कि मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लें तो हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ है? 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। इस्लाम धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं और पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया।
पैगंबर मुहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा गया और इस्लाम जगत में खलीफा का जो पद है 1924 में समाप्त कर दिया गया। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने क्या किया, समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मुहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला पर्व ईद अल मिलादुल नबी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो यह देशांतरीय विस्तार है। अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के मध्य में, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कोसी को बिहार में शोक नदी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस जैसे शब्द किस खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये जो शब्द हैं यह वॉलीबॉल में इस्तेमाल किए जाते हैं। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो आप यहाँ पे विकल्प सी को इसका सही आंसर मानेंगे। सारनाथ में दिए गए जो प्रथम उपदेश हैं उनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और तथ्यों को देख लें तो महाभिनिष्क्रमण जो है, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण जो ये शब्द हैं, दो शब्द हैं। यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण शब्द का तात्पर्य है जब गौतम बुद्ध अपने घर से भागे थे उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो यह 12 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है, 12 अप्रैल को। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद में किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया? संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था? तो यह 1955 में बनाया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसके बाद अगर देखिएगा तो भारतीय नागरिकता एक्ट 1955 में अब तक कुल 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। कब कब? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में इसे संशोधित किया जा चुका है। तो कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? लगभग यह कुल 6 बार देखेंगे कि इसका संशोधन किया जा चुका है। और पहली बार ये कब बना था? तो 1955 में। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें जो सीमा शुल्क है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसके अलावा आयकर, उपहार कर तथा संपत्ति कर ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। इसके अलावा बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखिएगा कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब होता है, तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुद्रास्फीति का कारण होता है, क्या कारण होता है? तो मुद्रास्फीति का कारण उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त मुद्रास्फीति का कारण होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो यह प्लाज्मा करता है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा जो है वो रुधिर में लगभग 55 से 60% भाग होता है, यानी रुधिर में प्लाज्मा का भाग कितना होता है? 55 से 60% होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 यहाँ से अभिक्रिया हो रहा है और क्या बन रहा है? 2Mn, ये इस टर्म को याद रखिएगा, 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O प्लस K2SO4 में Mn किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो Mn जो है यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति अम्लों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रति अम्लों के बारे में कथन बी जो है यह सही नहीं है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, यह गलत है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, यह सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रति अम्ल सामान्यतः अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? तो विरंजक चूर्ण मिश्रित लवण होते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात जीविका का समर्थन किया है? किस
डिजिटल वित्तीय सेवा के विकास के लिए। किस एजेंसी ने? तो सिडबी ने, यह सिडबी ने समर्थन किया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल यानी 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? किसने? तो यह अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अग्निकुल कॉस्मोस ये एक देखिएगा तो भारत की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, और इसे अग्निबाण नाम दिया गया है। किसे? जो यह सिंगल पीस 3D डायमेंशनल प्रिंटेड जो इंजन है, इसको अग्निबाण नाम दिया गया है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 30 मई 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद की संयोजक कौन बनी है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता बनी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर पूनम गुप्ता जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद की संयोजक बनी है। इसके अलावा अगर बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो यह वस्तु जो थी वो बहुमूल्य पत्थर था। धातु और बहुमूल्य पत्थर वो आयातित करते थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो वो कौन सी वस्तुएं किस जगह से मंगाते थे, इसकी अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता द्वारा बदखसा या जो नीलम है वो कहाँ से मंगाया जाता था? मुख्य रूप से बाहर से इसको आयात किया जाता था। इसके अलावा चांदी और टीन जो था यह फारस और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। फिरोजा और लाजवर्द जो होता था यह मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। और हड़प्पावासी जो थे वह लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के इन विभाजित गुटों यानी 2 गुट में बट गया था कांग्रेस, गरम दल और नरम दल में। तो विभाजित गुटों के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते से हुआ था? तो लखनऊ 1916 के समझौते से हुआ था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? उस वायसराय का नाम बताना है। तो यह लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली का आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार का गठन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो पहला विषय आप देखिएगा प्रश्नकाल का होता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहला विषय किसका होता है? प्रश्नकाल का होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। तो पहले होता है प्रश्नकाल, उसके बाद आता है शून्यकाल। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोपीय महाद्वीप तथा कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो तुर्की का कुछ जो भाग है, तुर्की देश का कुछ भाग वह यूरोपीय महाद्वीप में आता है तथा कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तुर्की को पहले यूरोप का मरीज कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे अब नहीं कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एस्किमो जाति का आवास कहलाता है, क्या कहलाता है? एस्किमो जाति का आवास इग्लू कहलाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एस्किमो जाति मुख्य रूप से ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है तथा इग्लू जो होता है यह बर्फ का बना हुआ अर्धगोलाकार आवास होता है। ठीक है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? कितना भाग? तो 1/12 भाग। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विधान परिषद की जो संरचना का उल्लेख है आर्टिकल 171 में दिया गया है और वहाँ पर इसमें कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं? तो मुख्य रूप से देखिएगा तो 5 प्रकार के सदस्य इसमें आ सकते हैं। हम उसका यहाँ पे एक स्लाइड लगा देंगे, वीडियो को पॉज करके आप उन तमाम प्रकार के सदस्यों को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि मृगनयनी के लेखक कौन है? मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और राइटर्स हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना देख लें तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना में एक आता है गोरा उपन्यास आता है और दूसरा जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद की सबसे फेमस उपन्यास है गोदान। और बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी जी की तो इन्होंने लिखा है आनंद मठ और एक दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और आनंद मठ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे
12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो हेमचंद को माना जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा भद्रबाहु की बात करें तो भद्रबाहु द्वारा दिगंबर संप्रदाय का संचालन किया गया और अस्तुल भद्र के द्वारा श्वेतांबर संप्रदाय का संचालन किया गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत माता का मंदिर कहाँ है? भारत माता मंदिर कहाँ है? तो भारत माता मंदिर वाराणसी में है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु स्थल है, सिंधु स्थल, और ये स्थल किस राज्य में वर्तमान में स्थित है, इसका मिलान करना है। तो देखिए लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, पहला का हो जाएगा चौथा। उसके बाद रोपड़ कहाँ स्थित है? तो यह पंजाब में है, दूसरा का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में होता है, तो तीसरा का हो जाएगा दो। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में, तो चौथा का हो जाएगा पहला। इस प्रकार से अब विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का दूसरा, चौथा का पहला। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति कुल 12 वर्षों तक रहे हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार राज्य के जीरादेई के रहने वाले थे। ठीक है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसमें आप देखिएगा जस्ता, लोहा और तांबा, अर्थात विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जस्ता, लोहा और तांबा, जब किसी अयस्क में जस्ता, लोहा या तांबा आदि धातुएं उनके ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होती हैं, तो ऐसी धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव होता है? बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये इसका जब आप बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, यानी दोनों घटता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर ये एक पदार्थ का नाम है। अगर उत्पन्न करने वाले निम्न में से कौन सा शैवाल है? अगर उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा शैवाल है? तो इसका नाम है जेलिडियम। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जेलिडियम के द्वारा अगर नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। इसके अलावा देखिएगा तो क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल होता है। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर कौन नियुक्त है? इंद्रमणि पांडे जी नियुक्त है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के त्यागपत्र देने के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो यह पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे है कि राज्यों के नाम दिए गए हैं और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। तो कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में कैगा है। कौन सा? कैगा, यानी ए का हो जाएगा 2। तमिलनाडु में कुडनकुलम है। तमिलनाडु में कुडनकुलम, बी का 4। उत्तर प्रदेश में नरौरा है, यानी तीसरा का पहला हो जाएगा। और गुजरात में काकरापारा है, यानी डी का जो हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 तथा डी का 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो नीस जो है रूपांतरित चट्टान है किसका? यानी ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का रूपांतरित रूप क्या होता है? नीश होता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ है? तो लोकटक झील यह मणिपुर में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह झील इस झील पर जो देखिएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो यह एक विश्व का इकलौता नेशनल पार्क है जो कि तैरते हुए झील के रूप में जिसे जाना जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा कि लोकटक झील को अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण इसे मणिपुर के जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से कुछ मैथ्स के प्रश्न हो जाएंगे। नीरज और उसकी बहन की आयु क्रमशः 12 वर्ष और 3 वर्ष है। नीरज की आयु 12 है और उसकी बहन की आयु जो है 3 वर्ष है। कितने वर्ष बाद
आप देखेंगे नीरज की बहन की आयु जो है नीरज की आयु की आधी हो जाएगी। तो सिंपल हम विकल्पों के साथ जा सकते हैं। अगर 9 को देख लें तो 12 9 कितना हो जाएगा, अगर नीरज की आयु में 12 जोड़िएगा तो 12 9 21 हो जाएगा, और फिर इसकी बहन में भी ये जुड़ जाएगा तो 12 6 9 3 12, तो ये आधा नहीं हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे। 6 वर्ष को जोड़ लीजिए तो 12 6 18 हो जाएगा, और नीरज की बहन की आयु कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये क्या है, नीरज की आयु डबल है किसकी, अपनी बहन की आयु से, यानी बहन की आयु आधी है नीरज की आयु से। इस प्रकार विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 पाइप 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, डी 18 मिनट में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक कंपनी अपने लाभ को कंपनी के 3 भागीदारियों के बीच में एक, देख लीजिए 1 3 और 5 के रेशियो में बांटा गया। यहाँ पे दिया गया है कि 4 यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच में अंतर दिया गया 80,000 रुपये, यानी 5 जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 4, इसके बीच का अंतर कितना है, 80,000 है। यानी आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 80,000। ठीक है। तो यहाँ पे 9 यूनिट का कुल निकालना है, तो 9 यूनिट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 80,000 भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, गुना कर देंगे 9 से, तो आपको 18,000 एक यूनिट का आपका आ जाएगा 18,000 रुपये। ठीक है। तो विकल्प सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 रुपये आ जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के आधार और क्षेत्रफल समान है, तो इसे आप हीरो के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सबसे पहले एस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे s का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। यहाँ से आपका s का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद आप हीरो के फॉर्मूला से त्रिभुज का सूत्र निकाल दीजिए। कैसे, अंडर रूट हो जाता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से आप हीरो के सूत्र से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसके इक्वल में कर दीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई कर लीजिए। इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है वो मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए का 60%, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 2:1:3। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ से 2 प्रश्न इंग्लिश के हैं, तो 89 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, और 89 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। और उसके बाद अगर 90 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 91 प्रश्न है कि ये एक हिंदी का प्रश्न दिया गया है, इसमें गलत वर्तनी ज्ञात करना है, और वाक्य है कि इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, तो अंतर्गत नहीं होगा बल्कि अंतर्गत होगा, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचानना है, तो नीले से रक्त केवल क्लोम में जाता है, यह कथन सही है। क्लोम्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, यह कथन भी सही है। 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि 2 कक्षीय हृदय में दोहरा नहीं बल्कि एकल परिसंचरण पाया जाता है। तो विकल्प सी गलत है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तनियों में अंडोत्सर्ग निम्न में से किसके द्वारा होता है, FSH तथा LH के द्वारा होता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 93 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब यहाँ पे देखिएगा FSH क्या होता है, FSH अर्थात फॉलिकॉन स्टिमुलिंग हार्मोन होता है, और LH का मतलब ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन होता है, और यह किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित करके स्तनियों में अंडोत्सर्ग को प्रेरित किया जाता है। ठीक है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है और यह मस्तिष्क में स्थित होती है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है क्या कहलाता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो दिए गए विकल्पों में आप कथन एक को देखेंगे तो यह गलत है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं, जो एक साध बंधी होती है। न्यूरॉन नहीं होता है, नेफ्रॉन होता है। न्यूरॉन कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में होता है। तो वृक्क में नेफ्रॉन पाया जाता है, न कि न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो होता है सामान्यतः मस्तिष्क की इकाई है। इसके अलावा प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित वृक्क नलिकाएं होती हैं, जिसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव में आहार नाल का
इनमें से कौन सा भाग अपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो यह मल द्वार होता है जो अपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, जिसको एनस भी कहा जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य की किन 2 जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है? उन 2 जिलों के नाम बताने, तो इनका नाम है अररिया और पूर्णिया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह जो शुरुआत की गई है, इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखिएगा तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत के तहत चिन्हित पंचायतों में बाल संसद का गठन किया जाएगा, जिसमें पंचायत के लिए विकास योजनाएं तैयार करने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावतरण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, आईएनएस सूरत, नीलगिरी तथा आईएनएस वागसीर का जलावतरण किया गया था। ठीक है, नीलगिरी और इसके अलावा देखिएगा तो यह पहली बार है कि एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी तीनों क्रमशः आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इन जहाज़ों का निर्माण जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रद्धांजलि के रूप में दिया है। पूछा जाए कि इनका निर्माण कहाँ हुआ है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। और इसमें से आप देखिएगा तो आईएनएस सूरत जो है यह एक विध्वंसक है, आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट है और आईएनएस वागसीर यह एक पनडुब्बी जहाज है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूनल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने की है? तो इसकी घोषणा जो है ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यह 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।